स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 5 का यह 10वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम की क्रिया विधि। एंजाइम कैसे क्रिया करता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एंजाइम जो होता है वो ताला चाबी के सिद्धांत, मतलब ताला और चाबी जैसे काम करता है उसी सिद्धांत पर एंजाइम भी अपना काम करता है। तो यह ताला चाबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम जो एंजाइम होते हैं वह आधार से क्रिया करते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, और माध्यमिक यौगिक अंत में किस में बदल जाता है? उत्पाद में बदल जाता है। और एंजाइम भी क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो एंजाइम की क्रिया विधि को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिए। यह ताला चाबी की सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम आधार से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है। माध्यमिक यौगिक बनाता है। तो ध्यान दीजिए, यह ताला चाबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम आधार से क्रिया करके क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है। और यह माध्यमिक यौगिक अंत में उत्पाद में बदल जाता है। अंत में किस में बदलता है? उत्पाद में बदल जाता है। और एंजाइम अलग हो जाता है। और एंजाइम क्या होता है? अलग हो जाता है। तो अब इसके बारे में समझेंगे। तो यह जो है ताला चाबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम जो एंजाइम होते हैं वह किससे क्रिया करते हैं? आधार से। मतलब ई एंजाइम है प्लस यस जो है आधार है, क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? माध्यमिक यौगिक बनता है। तो यह ई यस जो है माध्यमिक यौगिक है, यह एंजाइम है, और यह क्या है? आधार है। माध्यमिक यौगिक बना, और यह जो माध्यमिक यौगिक जो बना, यह जो है माध्यमिक यौगिक अंत में क्या हो जाता है? उत्पाद में बदल जाता है। यहाँ से माध्यमिक यौगिक जो है किस में बदलेगा? उत्पाद और जो में बदलता है। और क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? अलग हो जाता है। एंजाइम मतलब ई जो है अलग हो जाता है। तो इसी में ध्यान से आपको समझना है, जो यह 2 समीकरण लिखा गया है, यह एंजाइम और आधार को जब मिलाते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है। और यह जो माध्यमिक यौगिक जो है किस में बदल जाता है? उत्पाद में बदलता है। और एंजाइम क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ई क्या है? एंजाइम है। तो यहाँ ई जो है एंजाइम अलग
हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि एंजाइम की क्रिया विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाभ क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है। अब इसके बारे में समझेंगे। तो क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। अगर क्रिस्टलाभ की परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए कोलाइड का भी आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। तो कितना आसान है। तो एक पार्चमेंट झिल्ली होता है, वो लैब में मिलेगा आपको देखने को। तो जिस पदार्थ में विलयन जो है पार्चमेंट झिल्ली में से क्या होता है, शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। तो यहाँ विसरित हो जाते हैं, अगर विसरित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विसरित नहीं होते हैं उसे कोलाइड कहते हैं। कितना आसान है। तो क्रिस्टलाभ की परिभाषा और कोलाइड की परिभाषा सेम है, बस एक शब्द को बढ़ाना है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ ठोस अवस्था में प्रायः क्रिस्टलीय होते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वह ठोस अवस्था में प्रायः क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। अब यहाँ जैसे नमक है, ग्लूकोज है, चीनी है, कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या है, क्रिस्टलाभ का गुण पाया जाता है कि यह पार्चमेंट झिल्ली द्वारा क्या हो जाएगा, विसरित हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि क्रिस्टलाभ क्या होता है। और पार्चमेंट झिल्ली मतलब एक जंतु झिल्ली होता है, उसके माध्यम से क्या होते हैं, उसको विसरित किया जाएगा। अगर विसरित हो जाता है तो समझिए क्रिस्टलाभ है, नहीं विसरित होता है तो क्या है, कोलाइड है। तो कोलाइड की परिभाषा कितना आसान है। तो वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं ऐसे उसे क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड की परिभाषा, क्रिस्टलाभ की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। साथ में नोट करते चलिए, आप एक रफ ले लीजिए और यहाँ नोट करते जब चलेंगे तो एक आपको नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो कोलाइड का एग्जाम्पल क्या है, तो वह गोंद होता है, प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है। यह जो होते हैं जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, विसरित नहीं होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है। तो यह जो वास्तविक विलयन क्या है, तो लिखेंगे यह एक समांगी विलयन होता है। समांगी विलयन किसे कहते हैं इसके बारे में बताया जा चुका है विलयन अभ्यास में। तो यह एक समांगी विलयन है जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार 10 के पावर -7 सेमी होता है। तो याद रखिए जो इसमें विलय और विलायक जो होते हैं उनके कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -7 सेमी होता है, उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह समांगी विलयन होता है और इसके कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। तो यहाँ 1 नैनोमीटर से कम भी लिख सकते हैं या 10 के पावर -7 सेमी होता है। तो समझ में आ गया होगा कि वास्तविक विलयन जो होते हैं उसमें विलय तथा विलायक के जो कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -7 सेमी तक होता है। जैसे नमक और जल का विलयन, चीनी का विलयन, ये सब क्या हैं, वास्तविक विलयन होते हैं। तो अब वास्तविक विलयन के गुण क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे कि वास्तविक विलयन के गुण क्या हैं। तो वास्तविक विलयन के गुण जो हैं निम्न हैं। पहला क्या है, तो पहला जो है वास्तविक विलयन फिल्टर पेपर पार्चमेंट झिल्ली में विसरित होता है। तो यह जो फिल्टर पेपर कहाँ पे मिलेगा, तो लैब में आपको देखने को मिलेगा कि फिल्टर पेपर होता है और पार्चमेंट झिल्ली होता है, उस पर रखेंगे तो वह क्या होता है, विसरित हो जाता है। कौन सा विलयन, तो वास्तविक विलयन। जैसे नमक और जल का जो विलयन बना लेते हैं उसे फिल्टर पेपर या पार्चमेंट झिल्ली दोनों में से किसी एक पे जब रखते हैं तो क्या होते हैं, विसरित हो जाते हैं। तो समझिए क्या हैं, वास्तविक विलयन हैं। और दूसरा जो इसका जो गुण है यह समांगी मिश्रण होता है। यह क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तीसरा जो है इनके कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -7 सेमी होता है। इनके अणुभार बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं।
वास्तविक विलयन के जो अणुभार होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यह जो 4 इनके गुण है वास्तविक गुण, तो वास्तविक विलयन के गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं वास्तविक विलयन, यह समांगी विलयन होता है, तो यह विषमांगी विलयन मिश्रण होगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वास्तविक विलयन और निलंबन दोनों आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे निलंबन, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलय कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। इसमें जो विलय के कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। और वास्तविक विलयन में कणों का आकार कितना था, तो 10 के पावर -7 सेमी तक था। इसमें क्या है, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। ऐसे विलयन को निलंबन कहते हैं, जैसे चाक, पानी का घोल, धूल वायु का मिश्रण। तो यह जो क्या है, निलंबन है। धूल वायु का मिश्रण एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। धूल वायु का मिश्रण क्या कहलाता है, किस में आता है, धूल वायु का मिश्रण जो है निलंबन में आता है। और चाक पानी का जो घोल होता है वो भी किस में आता है, निलंबन में आता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को निलंबन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निलंबन के गुण क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। निलंबन के गुण जो है निम्न होते हैं। पहला जो है, निलंबन में विलय किसी पेपर से विसरित नहीं होते हैं। मतलब जो निलंबन के जो विलय होते हैं, पेपर मतलब कौन से पेपर, जैसे पार्चमेंट, झिल्ली है, फिल्टर पेपर है, वह विसरित नहीं होते हैं क्योंकि यह विषमांगी होते हैं। यह क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। कौन, निलंबन जो होता है कौन सा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण होता है। तीसरा जो इसका गुण है, इनके कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। और चौथा जो है, इनका अणुभार सबसे अधिक होता है। मतलब इसका अणुभार जो है सबसे अधिक होता है। और इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं वास्तविक विलयन, उसमें क्या था, उसका अणुभार बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इसमें जो है इसका अणुभार क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इनके कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। मतलब इनके जो कण होते हैं उस कण पे आवेश नहीं होता है। तो यह 5 विशेषताएं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा निलंबन के। निलंबन जो होते हैं वह फिल्टर पेपर पर विसरित नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। और इनके कणों का आकार कितना होता है, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। इनका अणुभार सबसे अधिक होता है और इनके कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन के बारे में समझेंगे कि यह विलयन जिसमें कोलाइडी कणों का माप 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेमी तक होता है, उस विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। यह विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। तो कोलाइडी विलयन भी क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। और निलंबन भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और वास्तविक विलयन क्या होता है, तो वास्तविक विलयन जो है समांगी विलयन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि, और यहाँ ध्यान दीजिए, कोलाइडी विलयन का कणों का आकार कितना होता है, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। और कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा निलंबन और कोलाइडी विलयन। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के गुण क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो कोलाइडी विलयन के गुण, तो कोलाइडी विलयन का गुण जो है निम्न होता है। पहला है, यह एक विषमांगी मिश्रण भी लिखते हैं, विषमांगी निकाय होता है। तो ध्यान दीजिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो कोलाइडी विलयन जो है विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेमी तक
होता है। और निलंबन का आकार तो आप लोग को याद ही हो गया होगा कि 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। और तीसरा जो है कोलाइडी विलयन में कणों पर धनावेश या ऋणावेश आयन उपस्थित होता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके कणों पर जो है धनावेश या ऋणावेश दोनों में से कोई आयन जो है उपस्थित होता है। तो समझ में आ गया होगा कि कोलाइडी विलयन क्या है और कोलाइडी विलयन के गुण क्या है। हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण कितनी विधियां द्वारा किया जाता है? तो कोलाइड का वर्गीकरण निम्न विधियां द्वारा किया जाता है। पहला का नाम है आवेश के आधार पर, दूसरा जो है कणों की संरचना के आधार पर, तीसरा रासायनिक संगठन के आधार पर, चौथा जो है परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों जो विधियां हैं इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे आवेश के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं बताया जा चुका है। कणों के संरचना के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं और परिक्षेपण माध्यम के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पे कोलाइड के प्रकार, तो यहाँ नीचे नोट कर लीजिए कि रासायनिक संगठन के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो कोलाइड दो प्रकार के होते हैं तो पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो पहला का नाम जो है कार्बनिक कोलाइड है और दूसरा का नाम जो है अकार्बनिक कोलाइड है। तो यहाँ लिख लेंगे कार्बनिक कोलाइड है और दूसरा का नाम जो है अकार्बनिक कोलाइड। तो दोनों आप लोग को याद हो गया होगा कि रासायनिक आधार पे जो कोलाइड होते हैं, तो रासायनिक संगठन के आधार पे कोलाइड दो प्रकार, कार्बनिक कोलाइड और अकार्बनिक कोलाइड। अब कार्बनिक कोलाइड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो कार्बनिक कोलाइड क्या है? तो कार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को कार्बनिक कोलाइड कहते हैं। बहुत आसान है इसका उत्तर। तो यहाँ लिख लेंगे कि कार्बनिक पदार्थों के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को क्या कहते हैं? कार्बनिक कोलाइड कहते हैं। तो कितना आसान है इसका उत्तर, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको उत्तर क्या होगा याद हो जाएगा। तो क्या इसका उत्तर हुआ कि कार्बनिक। अब देखिए कार्बनिक कोलाइड है तो कहेंगे कार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को कार्बनिक कोलाइड कहते हैं। अब अकार्बनिक का उत्तर क्या होगा? तो बस यहीं पे बस थोड़ा सा आपका परिभाषा में बनाना होगा। अकार्बनिक पदार्थ, अगर अकार्बनिक पदार्थ का कोलाइड है तो उसे एक अकार्बनिक कोलाइड कहते हैं। बस थोड़ा सा आपका अंतर है, मतलब परिभाषा में कार्बनिक और अकार्बनिक कोलाइड में। तो अब हम लोग सीखेंगे अकार्बनिक कोलाइड। तो अकार्बनिक कोलाइड क्या है? तो अब इसका जो उत्तर होगा अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक पदार्थ लिख सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के कोलाइड, अकार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को अकार्बनिक कोलाइड कहा जाता है। तो अकार्बनिक
कोलाइड कहते हैं। कितना आसान ये भी है, बस थोड़ा सा आपको परिभाषा को समझना है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, अकार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को क्या कहते हैं? अकार्बनिक कोलाइड कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति पे आधार पर कोलाइड के प्रकार। तो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पे जो कोलाइड होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हाइड्रोसाल, दूसरा नाम एल्कोसाल और तीसरा का नाम बेंजोसाल और चौथा का नाम एरोसाल। तो क्रमशः आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए कि यहाँ लिख लेंगे अब परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइड 4 प्रकार के होते हैं। कोलाइड कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, अब इनका पहले नाम नोट करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो पहला का नाम है हाइड्रोसाल। क्या नाम है? हाइड्रोसाल। पहला का नाम हाइड्रोसाल। दूसरा का नाम है एल्कोसाल। और तीसरा का नाम जो है बेंजोसाल। यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, बेंजोसाल। और चौथा का नाम है एरोसाल। क्या नाम है? एरोसाल। तो यह जो है 4 जो है परिक्षेपण माध्यम से जो है कोलाइड जो है 4 प्रकार के हैं। तो अब हम लोग समझेंगे हाइड्रोसाल क्या है। तो हाइड्रोसाल बस नाम से ही इसका परिभाषा बनेगा। तो हाइड्रोसाल के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोसाल क्या है। तो जल में कोलाइड विलयन को हाइड्रोसाल या एक्वासाल कहते हैं। जल में जो कोलाइड है, तो यहाँ लिख लेंगे जल में कोलाइड या कोलाइडी लिख सकते हैं। जल में कोलाइडी विलयन को हाइड्रोसाल कहते हैं। हाइड्रोसाल अथवा एक्वासाल कहते हैं। कितना आसान है। जल में कोलाइड जो विलयन को क्या कहेंगे? हाइड्रोसाल अथवा एक्वासाल कहते हैं। इनमें याद रखेंगे, यह जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इनमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? तो इसमें परिक्षेपण जो माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम जल होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या है? जल होता है। परिक्षेपण माध्यम जल होता है। तो यह जो आगे चल के जब हम लोग कंपटीशन में आप लोग एग्जाम देंगे तो यह क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोसाल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो हाइड्रोसाल में परिक्षेपण माध्यम जल होता है। उदाहरण जो है, इसका उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण क्या है? तो जीवित कोशिका में तरल रुधिर। जो जीवित कोशिका में तरल रुधिर, जो तरल रुधिर मतलब खून जो होता है, उसमें जो है क्या होते हैं? उसमें भी जल की मात्रा होते हैं। तो जल में कोलाइड विलयन में हाइड्रोसाल को क्या कहेंगे? एक्वासाल कहते हैं। और उसका परिक्षेपण माध्यम क्या है? जल है। उदाहरण याद रखिएगा, जीवित कोशिकाओं में तरल जो रुधिर होते हैं वो हाइड्रोसाल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोसाल। एल्कोसाल क्या है, अब इसके बारे में
समझेंगे। एल्कोहल क्या है? तो एल्कोहल में कोलाइडी विलयन को एल्कोहल कहते हैं। बस यहाँ जहाँ जल है, अब जल के जगह पे क्या लिखेंगे? एल्कोहल लिख लेंगे। अब परिभाषा जो है सेम है, बस थोड़ा सा आपको देखना है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, एल्कोहल में कोलाइडी विलयन एल्कोहल में क्या होगा? कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल नाम से ही एल्को मतलब एल्कोहल में कोलाइड विलयन को एल्कोहल कहते हैं। इनमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो इनमें परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है। इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? एल्कोहल। तो यहाँ लिख लेंगे एल्कोहल, जो परिक्षेपण माध्यम जो है एल्कोहल होता है। तो कितना आसान ये भी परिभाषा है। एल्कोहल का मतलब एल्कोहल में कोलाइडी विलयन को एल्कोहल कहते हैं। इनमें जो परिक्षेपण माध्यम होते हैं क्या होते हैं? एल्कोहल होते हैं, याद रखिएगा। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका जो उदाहरण है नाइट्रेट है। नाइट्रेट हो जाएगा। एथेनॉल में सेलुलोस का विलयन आप याद रखिएगा। इसका जो उदाहरण होता है क्या है? नाइट्रेट होता है, और एल्कोहल में सेलुलोस का जो है विलयन जो होता है वह एल्कोहल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेंजोसाल। तो बेंजोसाल का मतलब बेंजीन, नाम से ही याद होगा बेंजीन। आगे चल कर हम लोग बेंजीन भी पढ़ेंगे सेकंड किताब में। तो यहाँ लिखेंगे बेंजीन। बेंजीन में बने कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? बेंजोसाल कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है। बेंजीन में बने कोलाइड विलयन को बेंजोसाल कहते हैं। इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो इसमें परिक्षेपण माध्यम जो है बेंजीन होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? बेंजीन होता है, याद रखे रहिएगा, बेंजीन होता है। तो समझ में आ गया होगा बेंजोसाल कि बेंजीन में बने कोलाइडी विलयन को बेंजोसाल, और इसमें जो परिक्षेपण माध्यम होते हैं वो क्या होते हैं? बेंजीन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एरोसाल। एरोसाल क्या है? एरोसाल, तो यह जो है एरोसाल जो होगा, यह भी परिभाषा बहुत ही आसान है। वाई क्या कहेंगे? वाई में बने कोलाइडी विलयन को वाई में बने कोलाइडी को क्या कहेंगे? एरोसाल कहते हैं। इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? इसमें परिक्षेपण माध्यम जो है वायु होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? वायु होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? वायु होता है। जैसे इसका क्या उदाहरण होगा? उदाहरण अगर लिखना चाहते हैं तो इसका उदाहरण होगा कोहरा। जो कोहरा जो बनता है यह वायु के ही कोलाइड है, वायु में बनता है। तो कोहरा हो जाएगा। धुआं और धूल
धूल, बादल, बादल ये सब क्या हैं? एरोसॉल होते हैं। तो आज का पढ़ाई आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे इसको बताया गया, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, जिससे एक अच्छे से नोट्स बन जाए। तो आज उत्प्रेरक से क्रिया कितनी विधियों से किया जाता है? तो एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया जो है वो निम्न है। पहला जो याद रखेंगे, जाइमेज। जाइमेज में क्या होता है? तो याद रखिए, जाइमेज में ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। किसके उपस्थित में? तो जाइमेज उत्प्रेरक के उपस्थित में यह बनता है। तो यह जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और इसके आगे लिख लीजिए कि यह ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल यह ग्लूकोज को किसमें? एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो जाइमेज उत्प्रेरक का क्या है? तो यह जो ग्लूकोज को क्या करता है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए कि ग्लूकोज को बदलता है किसके उपस्थित में? तो जाइमेज उत्प्रेरक के उपस्थित में क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है और उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एथिल एल्कोहल और प्लस लिख लेंगे, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसके उपस्थित में होता है? तो जाइमेज जो है उत्प्रेरक के उपस्थित में यह बनता है। तो जाइमेज उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो यह ग्लूकोज को किस में बदलता है? तो एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में यह बदलता है। तो पहला आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी से क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है इनवर्टेज। क्या है अब इसमें समझेंगे। इनवर्टेज उत्प्रेरक का मतलब क्या है? लिखेंगे इसमें कि यह जो है सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर यह सुक्रोज मतलब क्या होता है? चीनी। सुक्रोज को किस में बदलेगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। तो इनवर्टेज उत्प्रेरक क्या है समझ में ये भी आपको आ गया होगा कि सुक्रोज को किस में बदलेगा? तो सुक्रोज को बदलेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यहाँ फ्रक्टोज में बदलता है। इसमें कौन काम करता है? तो इनवर्टेज जो है उत्प्रेरक के उपस्थित में यह क्रिया होता है। तो इनवर्टेज उत्प्रेरक क्या हुआ समझ में आप लोग को आ गया होगा कि सुक्रोज को किस में बदलेगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। कौन उत्प्रेरक की उपस्थित में? तो इनवर्टेज उत्प्रेरक के उपस्थित में। तो दो आप लोग को क्लियर हो गया। अब तीसरा समझेंगे। तीसरा है डायस्टेज। डायस्टेज का मतलब क्या हुआ?
तो यह जो है स्टार्च को मल्टोस में बदलता है। तो यहाँ लिख लेंगे यह स्टार्च को स्टार्च को मल्टोस में बदलता है, मल्टोस में बदलता है। तो यह स्टार्च को मल्टोस में बदलता है कौन? तो डायस्टेज जो होता है यह उत्प्रेरक है, एंजाइम उत्प्रेरक का यह कार्य करता है। तो यहाँ लिख लेंगे स्टार्च को किस में बदला? तो स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। किसके उपस्थित में? तो किसके उपस्थित में? याद रखिएगा डायस्टेज के उपस्थित में यह बदलता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से नोट करते भी चलिए, क्योंकि यह जो है बायोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण है और केमिस्ट्री में भी यह क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यह स्टार्च को मल्टोस में बदलता है कौन? तो डायस्टेज जो है उत्प्रेरक है जो स्टार्च को मल्टोस में बदलता है। अब अगला समझेंगे। तो अगला है माल्टेज। माल्टेज उत्प्रेरक क्या क्या करता है? तो माल्टेज जो उत्प्रेरक होता है यह माल्टोस को ग्लूकोज में क्या करता है, बदलता है। तो लिख देंगे यह माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। कौन? माल्टेज जो होता है या माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोस क्या है? तो यह एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? तो याद रखेंगे एंजाइम यह उत्प्रेरक का यह कार्य करता है। तो माल्टोस का कार्य क्या है कि माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। कौन बदलता है? तो याद रखिएगा माल्टेज उत्प्रेरक के उपस्थित में। तो यहाँ नोट कर लीजिए माल्टोस को बदलता है किसमें? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदलता है। किसके उपस्थित में? तो माल्टेज। माल्टेज क्या है? यह एंजाइम उत्प्रेरक है, एंजाइम उत्प्रेरक का यह कार्य करता है। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थियों को। अब अगला समझेंगे यूरियज। यूरियज क्या? यह जो है बहुत ही आईएमपी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यूरियज यह एंजाइम का कार्य क्या है? तो यह एंजाइम को है यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में यह बदलता है। लिख देंगे यहाँ पर यह यूरिया को किस में बदलता है? तो यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ऑक्साइड में बदलता है। तो यूरियज जो एंजाइम है वह क्या करता है? यूरिया को किस में बदलता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। किसके उपस्थित में? तो यूरियज जो एंजाइम के उपस्थित में यह अमोनिया बनता है और उसके साथ जो है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए और इसे 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो यूरियज मतलब यह हो गया कि यूरिया को किस में बदलेगा? अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है? यह परिवर्तित करता है। अब अगला जो है टाइलिन। अगला जो क्या है? टायलिन है। अब टाइलिन क्या है? टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो यह जो है स्टार्च को माल्टोस में क्या करता है? बदलता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। यह
स्टार्च को किस में बदलता है? स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, तो अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोस में बदलता है। किसके उपस्थित में? किस एंजाइम के उपस्थित में? तो टायलिन एंजाइम जो है उत्प्रेरक के उपस्थित में यह बनता है। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थी को। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब अगला जो हमारा क्या एंजाइम है? तो याद रखिए, एंजाइम है जो लाइपेज। क्या है? लाइपेज है, लाइपेज। ये भी जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। यह आत्र रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह आत्र रस में, जो आंत होता है उसमें यह पाया जाता है। आत्र रस में पाया जाता है, पाया जाता है। और वसा को वसी अम्ल में बदलता है। किस अम्ल में? वसी अम्ल में बदलता है। जो लाइपेज होता है यह किस में पाया जाता है? आत्र रस में पाया जाता है। और यह जो वसा को किस में बदलेगा? वसी अम्ल में क्या करता है? बदलता है। तो समझ में ये भी आ गया होगा। लाइपेज एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य क्या है कि यह आंत रस में पाया जाता है और वसा को किस में बदलेगा? वसी अम्ल में बदलता है। अगला जो एंजाइम है, अगला एंजाइम का नाम नोट कर लीजिए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम, अब इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है, यह भी जो है आंत रस में पाया जाता है। किसमें? आंत रस में ये भी पाया जाता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, यह भी आंत्र रस में पाया जाता है, पाया जाता है। यह प्रोटीन को, याद रखेंगे, यह किसको? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। किसमें? एमिनो अम्ल में बदलता है, अम्ल में बदलता है। तो समझ में आ गया होगा। जो ट्रिप्सिन होता है यह किस में पाया जाता है? आंत रस में पाया जाता है। और यह जो है प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोटीन को किस में बदला गया? प्रोटीन को बदला गया है अमीनो अम्ल में बदला गया है। किस उत्प्रेरक के उपस्थित में? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम उत्प्रेरक के उपस्थित में यह बदलता है। यहाँ लिख सकते हैं ट्रिप्सिन क्या है? तो यह एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं उसको बताया जा चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो ट्रिप्सिन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। अब अगला समझेंगे, माइक्रोडर्मा एसिटिक क्या है? क्या उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह जो है एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदलता है। किसमें? यह एथिल एल्कोहल को किस में बदलता है? एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदलता है, इसको याद रख लीजिए आप सभी विद्यार्थी। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि आज हम लोग जो पढ़े हैं एंजाइम उत्प्रेरक की जो क्रिया है, आज का पढ़ाई किया गया। यह याद रखिए बायोलॉजी में भी पढ़ना है।
तो इसको आप लोग फिजिक्स में जो बायोलॉजी वाले लड़के हैं तो यह इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि यह बायोलॉजी में भी काम करेगा और यह केमिस्ट्री में भी काम करेगा। तो यह एथिल एल्कोहल जो है किस में बदला है, एसिटिक अम्ल में बदलता है। किसके उपस्थित में, तो माइकोडर्मा एसिटिक जो एंजाइम के उपस्थित में यह बदलता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिए। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को जब ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। पहले वाले ऑप्शन ऑल वाले ऑप्शन को आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।